Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study water pollution, control and governance. तो चलिए शुरू करते हैं इस एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट के साथ। एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, ये स्टेटमेंट हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव देता है। ये कहता है कि पोल्यूशन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटली एक गवर्नेंस प्रॉब्लम है। इसका मतलब साफ है कि हमारे पास साइंटिफिक सॉल्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनकी मॉनिटरिंग और उनका एनफोर्समेंट मतलब कि मैनेजमेंट, वहां पर कहीं ना कहीं एक गैप है। फॉर एग्जाम्पल, गंगा एक्शन प्लान से लेकर नमामि गंगे तक सीवेज ट्रीट करने की टेक्नोलॉजी हमेशा से थी, लेकिन असली चैलेंज कंसिस्टेंट मैनेजमेंट का रहा है। जैसे अनट्रीटेड सूएज के इनफ्लो को रोकना, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की मॉनिटरिंग इंश्योर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना। तो ये कोड हमारा फ्रेमवर्क सेट करता है। हम सॉल्यूशंस को देखेंगे, लेकिन हमेशा मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लेंस से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अक्सर हम पोल्यूशन कंट्रोल को एक ह्यूमन लेड टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी समझते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि नेचर के पास अपना एक हाईली एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम है। एनवायरमेंटल साइंस में हम इसे इकोसिस्टम सर्विस कहते हैं। ये वो सर्विसेज हैं जो इकोसिस्टम्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे पॉलिनेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन और इस केस में वाटर प्यूरिफिकेशन। तो इस ऑर्गेनिक शील्ड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस अक्सर इन्हीं नेचुरल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने और बढ़ाने में होते हैं, ना कि उन्हें कंक्रीट और स्टील से रिप्लेस करने में। इस ऑर्गेनिक शील्ड का पहला कंपोनेंट है रिपायरियन बफर। चलिए इस टर्म को ब्रेक डाउन करते हैं। रिपायरियन का मतलब है हर वो चीज जो नदी या स्ट्रीम के किनारे से जुड़ी हो, और बफर का मतलब होता है एक शॉक एब्जॉर्बर, एक प्रोटेक्टिव कुशन। सो रिपायरियन बफर एक वेजिटेटेड जोन है जो वाटर बॉडी के साथ साथ चलता है और एक प्रोटेक्टिव कुशन की तरह काम करता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इमेजिन कीजिए पंजाब या गंगेटिक बेसिन के खेत। जब मॉनसून की बारिश होती है तो खेत खलियानों से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वाला एग्रीकल्चरल रन ऑफ सीधे नदी में जाता है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन का। एक हेल्दी रिपायरियन बफर इस पोल्यूशन के एक बड़े हिस्से को नदी में पहुंचने से पहले ही रोक सकता है। ये एक लिविंग फिल्टर है। तो ये लिविंग फिल्टर आखिर काम कैसे करता है? इसके मैकेनिज्म को 3 स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले इट स्लोज रन ऑफ। जो वेजिटेशन है, पेड़, झाड़ियां, घास, वो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। ये पानी के फ्लो को रेजिस्ट करती है, जिससे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ये बहुत क्रूशियल है। फिर दूसरा स्टेप, जैसे ही पानी धीमा होता है, उसकी सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कैरी करने की एनर्जी कम हो जाती है। यहां पर इट ट्रैप्स सेडिमेंट्स, मिट्टी, सिल्ट और दूसरे पार्टिकल्स इन प्लांट्स की रूट्स में फंस जाते हैं। इससे पानी की टर्बिडिटी कम होती है और हमारी नदियों में सिल्टेशन भी रुकता है। और तीसरा और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स अपने रूट सिस्टम के जरिए पानी से डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स को एक्टिवली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स से आते हैं और यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं, यानी एल्गी की ओवरग्रोथ जो पानी में ऑक्सीजन डिप्लीट करके डेड जोन्स बना देती है। सो द बफर इज एसेंशियली प्रिवेंटिंग अ मेजर इकोलॉजिकल डिजास्टर। अच्छा, अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग केस स्टडी देखते हैं। एक इकोलॉजिकल पैराडॉक्स, वाटर हायसिंथ यानी जल कुंभी। दशकों से हमने इसे एक प्रॉब्लम के तौर पे देखा है। ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है जो हमारे लेक्स और वेटलैंड्स को ब्लॉक कर देती है। ये सनलाइट को ब्लॉक करती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम करती है और नेटिव बायोडाइवर्सिटी को खत्म करती है। ये तो हुई प्रॉब्लम, लेकिन दूसरी तरफ साइंस ने इसके सोल्यूशन पोटेंशियल को भी सामने रखा है। वाटर हायसिंथ हेवी मेटल्स का एक हाइपर अक्यूमुलेटर है। इसकी रूट्स में कैडमियम, मर्क्यूरी और लेड जैसे डेंजरस इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने की एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैपेसिटी है। इस नेचुरल प्रोसेस को कहते हैं फाइटोरेमेडिएशन, यानी प्लांट्स का इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट को साफ करना। अब एनवायरमेंटल मैनेजर्स के लिए चैलेंज ये है कि इसके सॉल्यूशन वाले साइड को कैसे इस्तेमाल करें बिना प्रॉब्लम वाले साइड को कंट्रोल से बाहर जाने दिए। ये एक क्लासिक मैनेजमेंट डिलेमा है। प्लांट से आगे बढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ। जब हम ऑयल स्पिल्स के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़े काले चिपचिपे डिजास्टर्स याद आते हैं, जैसे हमने मुंबई या चेन्नई के कोस्ट पर देखे हैं। ट्रेडिशनली इनको साफ करने के लिए केमिकल डिस्पर्सेंट्स यूज किए जाते थे, जो खुद मरीन इकोसिस्टम के लिए काफी हार्मफुल हो सकते हैं। यहां आते हैं ऑयल जैपर्स।
ये बायोरेमिडिएशन का एक प्राइम एग्जांपल है। बायोरेमिडिएशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके एनवायरमेंटल कंटामिनेशन को ठीक करना या साफ करना। ऑयल ज़ैपर्स एक्चुअली एक इंडियन इनोवेशन है जिसे TERI द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। ये 5 अलग अलग बैक्टीरिया का एक कंसोर्टियम है। हर बैक्टीरिया क्रूड ऑयल के अलग अलग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को टारगेट करता है और उन्हें मेटाबोलाइज कर देता है, उन्हें तोड़कर हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पोल्यूशन को खाने के लिए एक माइक्रोस्कोपिक आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया हो। तो ऑर्गेनिक शील्ड पावरफुल तो है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। वो डिफ्यूज्ड नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव है। लेकिन जब हाई कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन से सामना होता है, जैसे किसी बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर का अनट्रीटेड वेस्ट वाटर या शहर का सीवेज सिस्टम, तो ये नेचुरल सिस्टम्स ओवरवेल्म हो जाते हैं, वो कोलैप्स कर जाते हैं। यहां पर हमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। दिस इज वेयर द टेक्नोलॉजिकल शील्ड कम्स इन। ये हमारे इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस हैं जो हाई वॉल्यूम और हाई टॉक्सिसिटी पोल्यूशन को टैकल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस शील्ड का कॉर्नरस्टोन है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी ETP इंडस्ट्रीज के लिए, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए। इसका प्रोसेस जनरली 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरी तरह से फिजिकल है, जैसे एक छलनी का इस्तेमाल करना। बड़े सॉलिड्स, प्लास्टिक्स और ग्रिट को स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन से रिमूव किया जाता है। फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो बायोलॉजिकल है। यहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेनली बैक्टीरिया, को काम पर लगाते हैं। कंट्रोल्ड कंडीशंस में ये बैक्टीरिया पानी में घुले हुए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। यह प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यह पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD कम करता है। हाई BOD का मतलब है हाईली पोल्यूटेड पानी जिसमें एक्वाटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन ना के बराबर है। फाइनली टर्शियरी ट्रीटमेंट एडवांस्ड फिनिशिंग स्टेज है। यह स्पेसिफिक पोल्यूटेंट्स को टारगेट करता है, जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स को रिमूव करना, और इसमें हार्मफुल पैथोजेंस को मारने के लिए क्लोरीन या UV रेडिएशन से डिसइंफेक्शन भी शामिल है। अच्छा, अब एक ट्रिकी सिनेरियो सोचते हैं। इमेजिन कीजिए एक थर्मल पावर प्लांट या एक स्टील प्लांट जो किसी नदी के किनारे है। उसे अपने टरबाइन्स या मशीनरी को कूल करने के लिए पानी चाहिए। कूलिंग के बाद प्लांट ये पानी वापस नदी में छोड़ देता है। ये पानी केमिकली बिल्कुल साफ है, इसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है, बट ये नदी के पानी से काफी ज्यादा गर्म है। तो इसमें नुकसान क्या है? हार्मलेस लगता है, आखिर पानी तो साफ है। लेकिन ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक ऐसे पोल्यूटेंट का जो केमिकल नहीं है। इस फिनोमिनन को कहते हैं थर्मल पोल्यूशन, और ये थर्मल शॉक कॉज करता है। चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। पानी के टेम्परेचर और उसकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होल्ड करने की कैपेसिटी में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी DO की मात्रा कम हो जाती है। एक्वाटिक लाइफ, खासकर मछलियां, टेम्परेचर और DO लेवल्स दोनों के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती हैं। जब ये गर्म पानी डिस्चार्ज होता है तो लोकल वाटर टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। ये अचानक बदलाव मछलियों को स्ट्रेस में डाल देता है और साथ ही साथ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिर जाता है। इससे एक हाइपोक्सिक यानी ऑक्सीजन स्टार्व्ड जोन बन जाता है जहां मछलियां और दूसरे जीव जिंदा नहीं रह पाते। तो केमिकली साफ पानी भी अगर गलत टेम्परेचर पर हो तो एक लीथल पोल्यूटेंट हो सकता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से डील करने का जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो था डाइल्यूशन। मंत्र था कि द सॉल्यूशन टू पोल्यूशन इज डाइल्यूशन, यानी पोल्यूटेंट्स को इतने पानी में मिला दो कि उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। लेकिन ये एक फ्लॉड, आउटडेटेड और इररिस्पॉन्सिबल अप्रोच है। इस बात को समझते हुए एनवायरमेंटल गवर्नेंस में एक नई और कहीं ज्यादा सख्त फिलॉसफी इंट्रोड्यूस की गई है। एक ऐसी फिलॉसफी जिससे ये एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, जीरो। ये जीरो स्टैंड करता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज या ZLD के लिए। ZLD सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंडस्ट्रियल वाटर मैनेजमेंट में एक पैराडाइम शिफ्ट है। ये एक क्लोज लूप सिस्टम है जिसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय सारे पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस और इवेपोरेशन जैसे एडवांस मेथड से ट्रीट किया जाएगा और फिर उसे फैसिलिटी के अंदर ही रीयूज के लिए रिसाइकिल किया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT ने ZLD को गंगा बेसिन की टैनरीज और तिरुपुर की टेक्सटाइल यूनिट्स जैसी हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के लिए मैंडेट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ये पानी के लिए सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल की तरफ एक बहुत क्रूशियल स्टेप है। तो हमने ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस देख लिए और ZLD जैसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी।
लेकिन कोई भी सोल्यूशन उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। एक जीएलडी प्लांट बेकार है अगर इंडस्ट्री का मालिक रात को बिजली बचाने के लिए उसे बंद कर दे। एक राइपेरियन बफर बेकार है अगर उस पे कंस्ट्रक्शन के लिए कब्जा कर लिया जाए। इसलिए तीसरा और शायद सबसे क्रिटिकल शील्ड है गवर्नेंस शील्ड। ये उस लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को रेफर करता है, वो लॉज, वो इंस्टीट्यूशंस और वो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स जो कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं। इंडिया में वाटर पोल्यूशन गवर्नेंस की जो नींव है वो दो लैंडमार्क लेजिस्लेशंस पर टिकी है। पहला, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। ये आजाद इंडिया का पहला बड़ा एनवायरमेंटल लॉ था। इसके तहत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी नेशनल लेवल पर और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एसपीसीबीज स्टेट लेवल पर बनाए गए। ये प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनके पास एफ्लुएंट स्टैंडर्ड सेट करने और पोल्यूटर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की पावर्स हैं। लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत महसूस हुई और तब द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 लाया गया। इसे एक अम्ब्रेला एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करने के लिए जरूरी कोई भी कदम उठाने की वाइड रेंजिंग पावर्स देता है और दूसरे लॉज में रह गए गैप्स को फिल करता है। गवर्नेंस में सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट। ऑफिशियल्स द्वारा फिजिकल इंस्पेक्शंस अक्सर कम होते हैं और उनमें करप्शन की भी गुंजाइश रहती है। इसे एड्रेस करने के लिए अब हमारे पास है एक डिजिटल वॉचडॉग, द OCEMS, यानी ऑनलाइन कंटिन्यूअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम। सीबीसीबी के डायरेक्शंस के अनुसार 17 कैटेगरीज की हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को अब अपने आउटलेट्स पर सेंसर्स इंस्टॉल करना जरूरी है। ये सेंसर्स पीएच, बीओडी और सीओडी जैसे की पोल्यूशन पैरामीटर्स को रियल टाइम में 24/7 मेजर करते हैं। ये डेटा सीधे सीबीसीबी और एसपीसीबी के सर्वर्स पर ट्रांसमिट होता है। अगर पोल्यूशन लिमिट क्रॉस होती है तो एक ऑटोमेटिक अलर्ट जारी हो जाता है। यह सिस्टम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और डेटा ड्रिवन रेगुलेशन को इनेबल करता है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास लॉज भी हैं, लेकिन सबसे अच्छे लॉज और टेक्नोलॉजीज भी फेल हो सकते हैं अगर आखिरी शील्ड ना हो, द सिविक शील्ड। ये है पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी ओनरशिप और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नेंस सिर्फ एक टॉप डाउन प्रोसेस नहीं है। टॉप डाउन अप्रोचेस की सफलता अक्सर सीमित रह जाती है जब तक कि उन्हें कम्युनिटी की तरफ से बॉटम अप एक्शन का सपोर्ट ना मिले। इसमें सिविल सोसाइटी, एनजीओज और जागरूक नागरिकों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पर बहुत ध्यान जाता है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पोल्यूशन लोड खासकर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में डोमेस्टिक एक्टिविटीज से आता है। ये छोटे छोटे काम हैं जिनका मिलाकर लोकल वाटर बॉडीज पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। स्लाइड में कुछ फंडामेंटल प्रोहिबिशंस हैं। नो बेदिंग ऑफ कैटल इन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, इससे एनिमल वेस्ट और पैथोजन से कंटामिनेशन रुकता है। नो वॉशिंग क्लोथ्स, इससे डिटर्जेंट्स जो फॉस्फेट से भरे होते हैं पानी में जाने से रुकते हैं और यूट्रोफिकेशन नहीं होता। और नो डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड और रिलीजियस वेस्ट, इससे सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन और ऑर्गेनिक मैटर जो ऑक्सीजन डिप्लीट करता है पानी में नहीं जाता। इन नियमों का इन्फोर्समेंट अक्सर पंचायत जैसी लोकल बॉडीज के अंडर आता है, जो डिसेंट्रलाइज्ड वाटर गवर्नेंस की अहमियत को हाईलाइट करता है। अच्छा, एक बड़ा गवर्नेंस चैलेंज है एमएसएमईज को रेगुलेट करना, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एक अकेली स्मॉल स्केल डाइंग यूनिट या लेदर फैक्ट्री एक पूरा ईटीपी अफोर्ड नहीं कर सकती, उसकी लागत बहुत ज्यादा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, जिसे कहते हैं कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स या सीईटीपीज। आइडिया बहुत सिंपल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक ज्योग्राफिकल क्लस्टर में मौजूद कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपना वेस्ट वाटर एक कॉमन बड़े ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं। क्योंकि प्लांट बड़ा है, ट्रीटमेंट की पर यूनिट लागत काफी कम हो जाती है। यह मॉडल छोटी इंडस्ट्रीज को इकोनॉमिकली अनवायबल हुए बिना इन्वायरमेंटली कंप्लायंट रहने में मदद करता है। सरकार अक्सर इन सीईटीपीज को सेटअप करने के लिए सब्सिडीज भी देती है। तो जैसा कि हम इस चर्चा के अंत में है, ये कोट उस फंडामेंटल फिलोसॉफिकल शिफ्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से बताता है जिसकी हमें जरूरत है। सदियों से रिसोर्सेज को लेकर हमारा अप्रोच पानी सहित एक लीनियर इकोनॉमी पर बेस रहा है। मॉडल है टेक, मेक, डिस्पोज। हम नदी से साफ पानी लेते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, गंदा करते हैं और फिर वेस्ट वाटर को वापस नदी में डिस्पोज कर देते हैं। ये एक अनसस्टेनेबल मॉडल है। अब गोल है पानी के लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का। इसका मॉडल है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल।
आइडिया ये है कि फ्रेश वाटर का इनटेक कम से कम किया जाए, हर बूंद वेस्ट वाटर को एक रिसोर्स की तरह देखा जाए और उसे सिस्टम में वापस रिसाइकल किया जाए। ये शिफ्ट सिर्फ एक एनवायरमेंटल जरूरत नहीं है, ये इंडिया जैसे वाटर स्ट्रेस्ड देश के लिए एक आर्थिक मजबूरी भी है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।